जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 26 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में इवेन सिटी AD 16 में लॉन्च किए गए सेविले फोरम ऑन डेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाल ही में इवेन सिटी AD 16 में लॉन्च किए गए सेविले फोरम ऑन डेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है संप्रभु ऋण की चुनौतियों पर संवाद स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संप्रभु ऋण की चुनौतियों पर संवाद स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जेनेवा में आयोजित 16वें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में सेविले फोरम ऑन डेट लॉन्च किया गया। इस मंच की स्थापना देशों को संप्रभु ऋण से जुड़ी समस्याओं पर संवाद करने और स्थायी समाधान खोजने के उद्देश्य से की गई है। इस फोरम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इस फोरम का नेतृत्व कर रहा है स्पेन, और इसे इवेन सिटी AD तथा इवेन DESA के सहयोग से बनाया गया है। यह फोरम आर्थिक रूप से कमजोर और ऋणग्रस्त देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहत और सहायता प्रदान करने के लिए एक अस्थायी मंच उपलब्ध कराएगा। यह पहल जो है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम है। इसके माध्यम से विकासशील देशों को आर्थिक स्थिरता, वित्तीय प्रबंधन और सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में समर्थन प्रदान किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? ITBP का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद होगा 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को ITBP का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इस बल ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। ITBP भारत चीन की सीमा पर रक्षा करने वाला एक विशेष अर्धसैनिक बल है जो अत्यधिक ऊंचाई वाली कठिन पहाड़ी इलाकों में तैनात रहता है। इसकी स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। इसका प्रमुख कार्य 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर जो है चौकसी बनाए रखना और सीमाई सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह बल हिमालय की ऊंचाई पर प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में भी अपनी निष्ठा और साहस से देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ITBP का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा है, जो इसके जवानों के समर्पण और बहादुरी का प्रतीक है। यह बल न केवल सीमा सुरक्षा में बल्कि आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों में भी अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में भारत ने MMA खेल में कौन सा पदक जीता और किस खिलाड़ी ने यह उपलब्धि हासिल किया? हाल ही में बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में भारत ने MMA खेल में कौन सा पदक जीता और किस खिलाड़ी ने यह उपलब्धि हासिल की? तो भारत ने जीता है कांस्य पदक और यह उपलब्धि जो है वीर भानु ने हासिल किया है। बहरीन में ये आयोजित हुआ एशियन यूथ गेम्स में भारत के वीर भानु ने इतिहास रचते हुए देश का पहला MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पदक जीता। उन्होंने पुरुषों की 80 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। यह भारत के लिए इस खेल में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। वीर भानु ने थाईलैंड के खिलाड़ी देचावेट बारिसी को कड़े मुकाबले में सर्वसम्मत निर्णय से हराकर यह पदक जीता। उनके इस प्रदर्शन से भारत को MMA जैसे उभरते खेल में नई पहचान दिलाई है, जो देश में युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसके अलावा भारत के प्लास मंडल ने लड़कों की 5000 मीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीत करके भारत की झोली में एक और पदक जोड़ा। इस प्रतियोगिता के बाद भारत की कुल पदक संख्या 12 हो गई, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में UNEP द्वारा जारी ANI ऑन मीथेन फ्रॉम मेजरमेंट टू मोमेंटम की रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है?
हाल ही में यूएनईपी द्वारा जारी एनआई ऑन मीथेन फ्रॉम मेजरमेंट टू मोमेंट की रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो ये संस्करण है 5वां। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है ये। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसने एनआई ऑन मीथेन फ्रॉम मेजरमेंट टू मोमेंट रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट में ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों से होने वाले अत्यधिक मीथेन उत्सर्जन पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसे कम करने के लिए वैश्विक कदमों की आवश्यकता बताई गई है। मीथेन एक अत्यधिक प्रभावी ग्रीनहाउस गैस है जो 20 वर्षों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक तापमान वृद्धि का कारण बनती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मीथेन उत्सर्जन को कम करना अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60% मीथेन उत्सर्जन मानव गतिविधियों से जैसे कि कृषि, जीवाश्म ईंधन के दहन और अपशिष्ट प्रबंधन से होता है। यूएनईपी की अध्ययन जो है वैश्विक नवनिर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जिससे स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में कश्मीर में खुलने वाले नए गुलदाउदी गार्डन बागे गुल ए दाऊद का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? हाल ही में कश्मीर में खुलने वाले नए गुलदाउदी गार्डन बाग ए गुल ए दाऊद का निर्माण जो है किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है जबरवान रेंज के पास किया जा रहा है। कहाँ पे? जबरवान रेंज के पास में इसका निर्माण किया जा रहा है। कश्मीर में नया गुलदाउदी गार्डन बाग ए गुल ए दाऊद जबरवान रेंज के पास जो है खोला जा रहा है। यह गार्डन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय फूल उत्पादकों के लिए भी आय का एक नया स्रोत बनेगा। इस उद्यान में गुलदाउदी के विभिन्न रंगों और प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाएगा। गुलदाउदी स्ट्रेसी परिवार का फूल है जो अपने औषधीय गुणों और सुगंधित पेय पदार्थों में उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। इसे पारंपरिक औषधियों में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। गुलदाउदी में फिनोलिक कंपाउंड की मात्रा अधिक होती है जो इसे प्रतिजैविक, सूजन रोधी और कैंसर रोधी गुणों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। यह गार्डन जम्मू कश्मीर में फूल पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय ग्रिड कनेक्शन की मंजूरी पाने वाला अडानी समूह का कौन सा पावर प्लांट है? हाल ही में राष्ट्रीय ग्रिड कनेक्शन की मंजूरी पाने वाला अडानी समूह का कौन सा पावर प्लांट है? तो ये आपको याद होगा गोड्डा पावर प्लांट झारखंड। कौन सा? गोड्डा पावर प्लांट झारखंड। झारखंड में स्थित अडानी पावर का गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तापीय संयंत्र को हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से कनेक्शन की मंजूरी दी गई है। यह कदम भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संयंत्र पहले केवल बांग्लादेश को विद्युत निर्यात के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ने के बाद यह भारत की घरेलू बिजली मांग को भी पूरा करेगा। इससे न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बिजली वितरण की स्थिरता और दक्षता में भी सुधार होगा। गोड्डा पावर प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट है और यह देश के सबसे आधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक वाले संयंत्रों में से एक है। इस परियोजना के माध्यम से झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में यूपीआई ने किस नई सुविधा की शुरुआत की है जो उपयोगकर्ताओं को अपने म्यूचुअल फंड से सीधे पेमेंट करने की अनुमति देता है? हाल ही में यूपीआई ने किस नई सुविधा की शुरुआत की है जो उपयोगकर्ताओं को अपने म्यूचुअल फंड से सीधे पेमेंट करने की अनुमति देता है? तो इसको याद रखिएगा, पे विद म्यूचुअल फंड। इस सुविधा की नई शुरुआत की है किसने? यूपीआई ने, पे विद म्यूचुअल फंड। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, इसने हाल ही में पे विद म्यूचुअल फंड फीचर की शुरुआत की है जो उपयोगकर्ताओं को
अपने लिंक्ड म्यूचुअल फंड होल्डिंग से सीधे रियल टाइम भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह यूपीआई की सबसे नवीन और तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाओं में से एक है। पहले उपयोगकर्ताओं को किसी ट्रांजैक्शन के लिए अपने बैंक खाते से पैसे ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब वे अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को तुरंत ही रिडीम कर भुगतान कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और रियल टाइम है, जिससे ट्रांजैक्शन तेज, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक हो जाता है। यह सुविधा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, बजाज फिनसर्व एएमसी और क्यूरी मनी के सहयोग से शुरू की गई है। यह भारत में डिजिटल पेमेंट्स और निवेश क्षेत्र के एकीकरण की दिशा में जो है एक बड़ा कदम है, जिससे निवेशकों को अपनी संपत्तियों का अधिक लचीलापन और उपयोगिता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है आज का कि केरल में वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग किस परियोजना के तहत बनाई जा रही है? केरल में वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग किस परियोजना के तहत जो है बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है केरल तटीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत। किसके तहत? केरल तटीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत ये बनाई जा रही है। यह परियोजना राज्य में समुद्री और तटीय संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस परियोजना का नेतृत्व केरल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत जो है 2672 करोड़ है। सुरंग लगभग 2.75 किलोमीटर लंबी होगी और अरब सागर के नीचे बनाई जाएगी। यह केरल के लिए इंजीनियरिंग और तकनीकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इस परियोजना के पूरा होने से फोर्ट कोची और वाइपिन के बीच यात्रा के समय में भारी कमी आएगी, जिससे न केवल आम जनता को सुविधा होगी बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। यह केरल की ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये था आज के मुख्य करंट अफेयर्स। चलिए 2 स्टैटिक जीके का सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। मैं बताता हूं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। यह श्रृंखला लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है और अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देशों से होकर के गुजरती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण हुआ है। जब नजाका प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे धंसती गई, इस प्रक्रिया से जो है ऊंचे शिखर और ज्वालामुखी बने। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अकंकागुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6961 मीटर है। यह एशिया के बाहर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये तो आपको याद होगा, वुलर झील। ये सबको याद रहता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वुलर झील है। यह झील जो है प्राकृतिक रूप से बनी है और इसे टेक्टोनिक गतिविधियों का परिणाम माना जाता है। झील का क्षेत्रफल मौसम के अनुसार बदलते रहता है, जो औसतन 189 वर्ग किलोमीटर के आसपास होता है। वुलर झील न केवल सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जम्मू कश्मीर की पारिस्थितिकी में जल संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न और करंट अफेयर्स जो भी है, जितना भी आर्टिकल मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और याद कर लिए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद। थैंक यू।